देखिए एमसीक्यूज पढ़ेंगे हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जो कि यूजफुल है किसके लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, फिर चाहे आरएमएल हो, एसजीपीजी हो, केजीएमई हो या नोसेट हो। ये इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि हर एक एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ, कि एट बर्थ जो है कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो हमें मालूम है कि एट बर्थ कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी। तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा हमारा, बी। ये आंसर आपका क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और एट बर्थ हम क्या देते हैं, विटामिन के की डोज भी देते हैं। जैसे ही न्यूबॉर्न बाहर आता है, जिसको हम न्यूबॉर्न बोलते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विटामिन के को एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट ब्लड ब्लीडिंग, ब्लड क्लोटिंग के लिए हम क्या करते हैं, विटामिन के को देते हैं। साथ ही साथ हम क्या करते हैं, बीसीजी ओपीवी की 0 डोज देते हैं और हेपेटाइटिस बी देते हैं। रूट आप सभी को मालूम ही है, शॉर्ट में थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। द साइट फॉर बीसीजी वैक्सीन इन न्यूबॉर्न इज, बीसीजी वैक्सीन की साइट क्या है न्यूबॉर्न में, तो राइट थाई एंटीरियर लेटरल है क्या, बीसीजी का वैक्सीन थाई पे लगता है क्या, थाई देखनी है, नहीं लगता है। लेफ्ट अपर आर्म इंट्राडर्मल लगता है क्या, राइट अपर आर्म इंट्राडर्मल लगता है क्या, लेफ्ट थाई, ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया आपका। तो बचा हुआ आंसर कौन सा होगा आपका, राइट भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, बी, लेफ्ट अपर आर्म इंट्राडर्मल पर ये लगता है। विच वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कौन सी जो है वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, तो वेरी गुड, रूबेला क्या है, करेक्ट आंसर है। टीटी तो हमको जो है देनी पड़ती है, हेपेटाइटिस भी दे सकते हैं, इन्फ्लुएंजा नहीं दे सकते हैं। जितनी भी लाइव वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन क्या होती है प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है भाई। किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, इन प्रेगनेंसी। हो सकता है क्वेश्चन ये पूछ ले जाए, कोई भी लाइव वैक्सीन या किल वैक्सीन के बारे में पूछ ले जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइव वैक्सीन क्या करते हैं, एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन, वैक्सीन के थ्रू कौन सी जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है। तो अगर आपको इम्यूनिटी का फॉर्मेट मालूम है, तो आप ये अच्छे से बता पाओगे कि कौन सी वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं। तो 2 टाइप की वैक्सीन होती है, इननेट और अक्वायर्ड। इननेट जो जन्म से साथ में होती है, और अक्वायर्ड जो आर्टिफिशियल होती है। फिर अक्वायर्ड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्टिव एंड पैसिव, और इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। और सेम इसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल और कोई भी ऐसी एंटीबॉडी जो कि हमको क्या करना होता है, कोई सी भी डिजीज के बाद एक्सपोजर में आता है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, वो एक बार हो गया, जिंदगी में वापस कभी नहीं होगा, तो अक्वायर्ड है, एक्टिव है, नेचुरल है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे चिकन पॉक्स जिंदगी में एक बार ही होता है, वापस नहीं होता है। 99% चांस तो यही होता है कि एक व्यक्ति को अगर हो गया, किसी व्यक्ति को अगर चिकन पॉक्स हो गया, तो वापस नहीं होता। आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड है। आर्टिफिशियल जो कि बाहर से दी गई, जैसे कि इम्यूनाइजेशन, क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन। इसमें जितनी भी वैक्सीन है, जो कि हम किसी भी डिजीज के होने से पहले ही हम क्या कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो किस में काउंट होता है, आर्टिफिशियल में काउंट किया जाता है। आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड, एक्टिव और एक्वायर्ड, ठीक है। नेचुरल में पैसिव, नेचुरल जो कि मदर से बेबी को मिलता है, मदर टू बेबी, नेचुरल में। और ये क्या होता है, कोई भी डिजीज के
एक्सपोजर होने के बाद अगर कोई वैक्सीन लगाई जाती है, जैसे कि टेटनस का वैक्सीन लगवाते हैं ना, टेटनस, क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? अब इसका आंसर भी आपको बताना है। आंसर आप बता ही सकते हो बहुत आराम से। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्सीन? अब वैक्सीन के थ्रू कौन सी मिलती है? वैक्सीन यानी कि इम्यूनाइजेशन। कौन सी आएगी? एक्टिव और आर्टिफिशियल। आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्यूनिटी पे से क्वेश्चन बनता है भाई, जरूर देख लेना एक बार। कंपार्टमेंट -15 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सी वैक्सीन को हम रखते हैं? ऐसी वैक्सीन जिसका कंपार्टमेंट हम रखते हैं -15 to -25 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन सी वैक्सीन को रखते हैं भाई? सारी रखते हैं। वेरी गुड, तो सारी आंसर लिख दो भाई, यानी कि ऑल। आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इन सभी को किस पे रखते हैं हम? वेरी गुड। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स वेरिसेला इज, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? बताया हुआ है क्या? 1 to 3 डेज। ये तो इन्फ्लुएंजा का होता है। बी है, श्योर हो? वेरी गुड। ये भी नहीं है, 30 से 60 भी नहीं है, और 90 डेज भी इसका आंसर नहीं है। जनरली 7 to 21 डेज इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर की वजह से होते ही, किसकी वजह से? वेरिसोला जोस्टर की वजह से चिकन पॉक्स देखने को मिलता है। Which disease is also called whooping cough? whooping cough, very good. Pertussis इसका क्या है? करेक्ट आंसर। इसको 100 डेज कफ के नाम से भी जाना जाता है। नोटसेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई। ठीक है, 100 डेज कफ किसको बोलते हैं? तो 100 डेज जो कफ है whooping कफ के नाम से जानते हैं। Which type of hepatitis spread through contamination food? यानी कि ऐसा फूड जो क्या है? कंटामिनेटेड है, उसके थ्रू क्या फैलना? हेपेटाइटिस होना। कौन सा हो सकता है भाई? हेपेटाइटिस जी कुछ होता है क्या? हेपेटाइटिस डी नहीं होगा। हेपेटाइटिस बी तो ब्लड से होता है। हेपेटाइटिस बी किससे होता है? ब्लड से होता है, और वो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? हेपेटाइटिस ए और ई आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। दो ही हेपेटाइटिस है जो कि किससे होते हैं? फूड या वाटर से होते हैं। मेनली वाटर से हेपेटाइटिस ए होता है। तो इन दोनों का करेक्ट आंसर क्या होगा? डिटेल में आपको बता ही रखा है। आगे चलते हैं। लेप्रोसी इज कॉज्ड बाय, जिसको स्टिग्मा यानी कि कलंक के नाम से भी जाना गया है। तो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है क्या? ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसका है? टीबी का है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, यही आंसर है क्या? वेरी गुड। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी किसका है? टिटनेस का है। वेरी गुड। ट्रेपोनियम पैलेडियम किसका है? सिफिलिस का है। द वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर इज, डेंगू बहुत इजी हो गया। एनोफिलिस तो मलेरिया का हो गया। एडिस क्या हो गया आपका? करेक्ट आंसर हो जाता। आगे चलें। पोलियो वायरस मेनली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द बॉडी? पोलियो वायरस मेनली कौन से पार्ट को जो है अफेक्ट करता है? हार्ट को करता है क्या? ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है? मेनली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से अपोस्टोटिनस पोजीशन देखने को मिलती है। द नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, करेक्ट आंसर क्या है? ये भी नहीं है, विटामिन डी भी नहीं है। करेक्ट आंसर आपने बता ही दिया है, जो क्या है? सी है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात में कैसे हो जाना? अंधा हो जाना। अंधा, अंधे से यानी कि डेफिशिएंसी हो गई एक ही, याद रख सकते हो। बता रखा है आप सभी को, विटामिन ए के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। अभी सिर्फ आपको आंसर ही इसका करना है।
डिप्थीरिया इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है क्या? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की वजह से? बीट का तो आपको मालूम ही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यानी कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया क्या है, इसका करेक्ट आंसर है, जो कि क्या कोज करता है? डिप्थीरिया कोज करता। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ डिप्थीरिया इज यूजुअली, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? नहीं, नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 2 to 5 डेज, मेनली 2 to 6 डेज क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? द बुलनेक अपीयरेंस इन डिप्थीरिया इज ड्यू टू, बुलनेक अपीयरेंस किसकी वजह से होती है? लिम्फोइड एडिमा ऑफ द नेक की वजह से होती है क्या? नहीं। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड की वजह से होती है क्या? यस। पैरोटिड ग्लैंड का इन्फेक्शन हो जाता है तो होती है क्या? नहीं सर। ट्रैकियल स्वेलिंग होती है क्या? नहीं। किसकी वजह से होती है? वेरी गुड, नेक्स्ट चलो। पर्टुसिस इज ऑल्सो नोन एज, अभी बताया था आपको, पर्टुसिस को किस नाम से जानते हैं? 100 डेज कफ के नाम से जानते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक पोस्चर सीन इन सीवियर टिटेनस, कौन सा देखने को मिलता है टिटेनस में? कैरेक्टरिस्टिक पोस्चर कौन सा है? अभी मैंने जिक्र किया था उसका बोल करके, अगर आपको याद हो तो। डिकॉर्टिक पोस्चर, डिसेरिब्रेट, फ्लैसिड, अपोस्टिटेनस पोजीशन, इसमें क्या होता है? देखने को मिलता है। द रिजर्वायर ऑफ क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी इज, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी का रिजर्वायर कहाँ होता है? टिटनी कहाँ देखने को मिलता है? जनरली हम देखते हैं ना कि कभी हमारे लग जाती है, अगर वो मिट्टी होती है तो हम क्या करते हैं? टिटनेस के इंजेक्शन लगवाते हैं, जंग लगे हुए पे, मिट्टी पे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? कहाँ देखने को मिलता है भाई? एनिमल इंटेस्टाइन में और सोयल में देखने को मिलता है। Which of the following is the drug of choice for influenza? इन्फ्लुएंजा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? एसाइक्लोविर है क्या? नहीं है। ओसेल्टामाविर है क्या, जिसको टेमीफ्लू के नाम से जानते हैं? ये भी नहीं है, तो फिर क्या है भाई? ओसेल्टामाविर। जिडोविडिन किसकी है? जेनासाइक्लोविर किसकी है? ओसेल्टामाविर आपकी करेक्ट आंसर है। इन्फ्लुएंजा भी कई तरह का हो सकता है, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, H1N1 हो गया, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ओसेल्टामाविर है। क्लियर है? विच इंडिकेटर इज अ सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी? इन कम्युनिटी के लिए क्या है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। आंसर आपको इसमें मिल गए हैं। Which concept of health consider man as machine and disease breakdown of machine? तो ये किस में देखने को मिलता है? मैन एज ए मशीन। मैन क्या है? एक मशीन की तरह काम करता है, जिसको क्या होती है? बीमारी भी होती है, ब्रेकडाउन भी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट है, इकोलॉजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं है और होलिस्टिक भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कॉज ऑफ डिजीज? अब बताओ इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेसेसरी कॉज, यानी कि डिजीज होने के लिए उसका होना जरूरी है, वो कौन सा है? वो बताइए। इन चारों में से क्या है? एजेंट है, लाइफस्टाइल भी नहीं है, एनवायरमेंट भी नहीं है, होस्ट भी नहीं है, ये सब बाद में आएंगे। वेरी गुड, बहुत बिल्कुल सही बताया आपने। तो एजेंट इज योर करेक्ट आंसर। जब एजेंट ही नहीं होगा तो होस्ट बाद में, एनवायरमेंट बाद में, लाइफस्टाइल बाद में। ऐसा ही आपने एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में पढ़ा था ना, एजेंट, होस्ट और एनवायरमेंट। ठीक है, क्वेश्चन ये भी दूसरा भी पूछ सकता है कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या है। ठीक है, ट्रायंगल में बीच में टाइम आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। आगे चलें। आइसबर्ग फिनोमिना ऑफ डिजीज रेफर्स टू, इसका आंसर बता दो। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से वो आ चुका है। ठीक है,
फिर भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वेरी गुड, छोटा हिस्सा ऊपर, ज्यादा हिस्सा नीचे। तो आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज रेफर्स टू सबमर्ज केसेस आर मोर देन विजिबल केसेस। जो विजिबल केसेस है उससे ज्यादा तो सबमर्ज में है, यानी कि जो डूबा हुआ है वो ज्यादा है। यही क्या है आपका करेक्ट आंसर। Which index is commonly used to measure overall well-being at the country level? यानी कि ओवरऑल वेलबींग की आप खुश है या नहीं है, आपका ओवरऑल यानी कि आपकी इकोनॉमिक की कंडीशन कैसी है, आपकी हेल्थ स्टेटस कैसा है, ये सारी चीजों को ओवरऑल जब ये इंडेक्स आती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? जीडीपी के नाम से जानते हैं क्या? अरे जीडीपी तो हमारी इकोनॉमिक के लिए आती है भाई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम सुना आपने, जो 67.5 चल रही है, यही आपका करेक्ट आंसर है। हर एक कंट्री का अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट ये तो हो ही गया गलत, लिटरेसी रेट गलत। क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? विच इंडेक्स इज कॉमनली यूज्ड टू मेजर ओवरऑल वेलबींग, यानी कि आप ओवरऑल खुश है या नहीं अपने जीवन से, क्या आपके जीवन में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है या नहीं है, या और किसी रीजन की वजह से, करियर की वजह से, पर्सनल प्रोफेशनल जितने भी इश्यूज हैं, पॉलिटिकल इशू है, कौन से इश्यूज हैं, उन सब की वजह से आप कितने खुश हैं, तो उसमें उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट इज कंसिडर्ड एज सेंसिटिव इंडिकेटर, कि अंडर 5 मोर्टिलिटी रेट को सेंसिटिव इंडिकेटर माना गया है। किसमें माना गया है भाई? वेरी गुड, सही बताया, सोशियो इकोनॉमिक एंड हेल्थ स्टेटस ऑफ ए कम्युनिटी। क्वेश्चंस को थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना ही समय की क्या है? जरूरत है। और हमारे समय की जरूरत इतनी है कि हमें एग्जाम को फाइट करने के लिए जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करने पर ध्यान देना है। डिटेल्स में आपको एमसीक्यू बैच में बहुत अच्छे से बता रखा है, आपको ऑफलाइन अच्छे से बता रखा है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो बेझिझक क्वेश्चन ट्विटर आप कर सकते हो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम इज, फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? प्राइवेट हॉस्पिटल है क्या? प्राइवेट को तो हमें नाम लेना ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का उससे को लेना देना नहीं है, ठीक है, यहां तो वो बात खत्म हो गई। टर्सरी लेवल है क्या? टर्सरी मैंने बताया था आपको कौन सा हो गया? एम्स हो गया, या आप केजीएमयू के लास्ट हो गया, वो लास्ट वाला टर्सरी। टर्सरी से तो ऊपर फिर अमेरिका जाओ या विदेश जाओ, ठीक है। सेकेंडरी क्या हो गया आपका? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्टेट हॉस्पिटल, किसमें आएगा? सेकेंडरी में। प्राइमरी, प्राइमरी लेवल पे ही क्या होगा? डिजीज का सॉल्यूशन या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाएगी। वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है आप सभी ने। इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल केयर एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज आर मेनली डिलीवर एट, कहां पर, कहां पे की जाती है भाई? सभी का एक ही आंसर है, वेरी गुड। Which of the following is not a principle of primary health care strategy? इन सब में से पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर का क्या नहीं है? प्रिंसिपल नहीं है। कौन सा नहीं है? अब वो मुझे बता दो आप। याद हो तो मैंने बताया था आपको, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना भाई। ऐसा तो नहीं है कि किसी को आप पीसीएम 3 दे रहे हो, किसी को 6 दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। किसी को आप 2 चीज ज्यादा दे रहे हो, किसी को कम दे रहे हो। इंटरसेक्टोरियल अप्रोच होता है ना। यानी कि अगर आपको हेल्थ के बारे में जागरूक करना है तो आपको शिक्षा विभाग की भी मदद लेनी पड़ेगी, कि जैसे ही बच्चा पढ़ रहा है उसको शुरू से ही हम अच्छी आदतों के लिए लेकर जाएं। और क्या होगा? अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
हाँ, कॉपियां खुल गई, पेज पलट गए, तब भी आंसर नहीं मिला। नॉट यानी कि नहीं है, तो कौन सा नहीं है? डी नहीं है, बाकी सब क्या है? गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, अभी भी नहीं मिला क्या आंसर कॉपी में? पेज पलट रहे थे ना। चलो, हाउ मेनी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वर देयर? एमडीजी में कितने गोल थे? टोटल गोल कितने थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल याद हो तो मैंने बताया था आपको। अच्छा, 10 भी कह दो, कोई 6 कह दो। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, याद आई गया क्या? इसमें से 3 ही हमारे मतलब के थे। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ये 2000 में, सन 2000 में 189 कंट्रीज के महानुभाव आए और उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमको कुछ कारणों पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में आईएमआर को क्या करना था? कम करना था, इनका मेन उद्देश्य था। इन 8 गोल में से एक गोल ये भी था, कौन सा था? आईएमआर। दूसरा क्या था? कॉम्बैट ऑफ एचआईवी एंड मलेरिया, यानी कि एचआईवी से लड़ना था। सन 2000 की बातें चल रही है, आज की बात नहीं चल रही है। और क्या था? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को बढ़ावा देना था। मैटरनल चाइल्ड हेल्थ को क्या करना था? प्रमोट करना था। इन 3 चीजों पर क्या करना था? इसको फोकस करना था। कब तक करना था? सन 2000 तक करना था। और इसका टारगेट कितना कितना रखा गया था? 2015 रखा गया था। चूंकि इसका टारगेट कितना था? 2015 इसका टारगेट था भाई। अब 15 में भी अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तो इन सब ने फ्री मिले, कितने कंट्रीज साथ में आए? 189। फिर इन्होंने क्या किया? 17 गोल दे दिए कि भाई एक तो पूरा हो नहीं रहा, अब हमको क्या करना है? 17 गोल पर चर्चा करनी है। और फिर नाम दे दिया इसका एसडीजी, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। रिसेंट एग्जाम में पूछा हुआ है और आपको क्लास में बताया हुआ है। अगर आप तब भी नहीं कर पाए तो इससे बड़ी विडंबना की कोई बात नहीं है। आगे चलें। द टारगेट ईयर टू अचीव एसडीजी इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। पहली बात तो इसमें कितने गोल आ गए थे भाई? 17। 8 जो गोल थे वो एमडीजी में थे, याद रहेगा सभी को। ठीक है, क्या टारगेट रखा है? 35 तो ऑप्शन में नहीं है बेटा। चलो 30 है क्या? देख लेते हैं। 20 था क्या? 20 तो निकल गया, नहीं हो सकता। 20 अगर हो चुका होता तो अब तक तो 189 कंट्रीज के वापस आ जाते, वापस वो मीटिंग होती, फिर और गोल ऐड हो जाते। 25 चल रहा है तो ये भी इसकी मुमकिन है। 40 ज्यादा हो गया तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? 30। सॉरी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमोडियल प्रिवेंशन? किसकी बात चल रही है भाई? प्राइमोडियल प्रिवेंशन, जो कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं। हेल्थ एजुकेशन अबाउट हेल्दी लाइफ स्टाइल इन स्कूल, इम्यूनाइजेशन, स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, या फिजियोथेरेपी आफ्टर स्ट्रोक। आंसर बताओ। यही है। देखो भाई, फिजियोथेरेपी आफ्टर स्ट्रोक ये किसका एग्जांपल है? कौन से का? वेरी गुड, याद है इसका मतलब आपको। ये आंसर नहीं हो सकता। स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करना। हाइपरटेंशन, ठीक है। इम्यूनाइजेशन किसका हो गया? प्राइमरी, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन की बात करते हैं भाई। और इसमें हम किसकी बात करते हैं? अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट की। ये क्या है? अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है, प्लस ट्रीटमेंट, ठीक है। सेकेंडरी में बात करते हैं। फिर हो गया आपका सबसे पहले करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, यानी कि ओनली हेल्थ एजुकेशन देना
हेल्थ एजुकेशन सिर्फ किस में दी जाती है? प्राइमरी में दी जाती है। ठीक है, पढ़ो, एक फोन पे तुम बाद में आते हो, अब जल्दी सुनो। चलिए देखो भाई, a disease which is constantly present in a given population is known as, पहली बात तो क्वेश्चन में साफ साफ एक वर्ड दे दिया, उस वर्ड का नाम है कॉन्स्टेंटली। क्या नाम है भाई? कॉन्स्टेंटली, यानी कि सतत, लगातार एक जगह पर प्रेजेंट है। इन ए गिवन पॉपुलेशन, ये और दे दिया आपको। अब आपका आंसर और पुख्ता हो चुका है कि अब हमारा आंसर यही होने वाला है, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा आंसर नहीं है। एपिडेमिक बोल रहे हो तो आपका आंसर बिल्कुल क्या है? गलत है। स्पोरेडिक मैंने क्या बताया था? यानी कि स्कैटर्ड पैटर्न में होना। कैसे पैटर्न में होना? स्कैटर्ड पैटर्न में, यानी कि कोई डिजीज है, ये डिजीज यहां पर है, फिर ये डिजीज यहां पर हो गई, फिर यहां पर हो गई, यानी कि ये डिजीज कहां पर है? एशिया में है, फिर मान लो ये मिडिल ईस्ट में हो गई, एशिया में मान लो ये डिजीज चाइना में है, ठीक है, मिडिल ईस्ट में मान लो ये इजराइल में हो गई, या फिर ऑस्ट्रेलिया में हो गई, यानी कि इसके महाद्वीप भी जिसके बदल जाए, अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगह फैल जाए। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक पैटर्न में पूरे विश्व में ना फैले, किसी किसी जगह पर फैल जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पोरेडिक बोलते हैं। पैंडेमिक सबको अच्छे से पता है, वर्ल्ड वाइड, यानी कि कोई भी इससे अछूता नहीं रहे, जैसे कि रिसेंटली कोविड-19 में हुआ। फिर क्या होगा? एंडेमिक, ये गलत, एंडेमिक इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि कोई डिजीज कॉन्स्टेंटली एक गिवन पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, क्या कहलाती है? एंडेमिक कहलाती है। एपिडेमिक यानी कि आउटब्रेक होना, मैंने बताया था आपको, कहीं पर अगर वर्ड आ जाए आउटब्रेक, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैल जाना, मास एरिया को अफेक्ट करना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक के नाम से जानते हैं। कुछ की पॉइंट्स हैं जो ज्यादातर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जैसे कॉन्स्टेंटली वर्ड हो गया, वो जनरली एंडेमिक के लिए यूज किया जाता है। एंडेमिक का एग्जांपल क्या हो सकता है भाई? जैसे फ्लोराइड की प्रॉब्लम है कि पानी में ज्यादा फ्लोराइड है, वो किसी जगह पर है, किसी जगह पर नहीं है। अब पर्टिकुलर एक जगह है, कोई ब्लॉक है, वहां पर जो है वो डिजीज एंडेमिक और लंबे टाइम तक चली हुई आ रही है। क्लियर है? एपिडेमिक जैसे कि डेंगू हो गया या मलेरिया हो गया, एपिडेमिक कहलाता है किसी एक स्थान से बहुत ज्यादा फैल जाना, एपिडेमिक कहलाता है। इंसिडेंस मेजर, इंसिडेंस क्या होता है? ओल्ड प्लस न्यू केसेस इन अ गिवन पीरियड क्या कहलाता है? इसको हमने प्रिविलेंस नाम दिया था ना भाई, भूल गए क्या? तो ये गलत हो गया। न्यू केसेस इन ए डिफाइंड पीरियड, यही क्या कहलाता है? आपका इंसिडेंस कहलाता है। ओनली मोर्टेलिटी, डिसेबिलिटी रेट नहीं। हर्ड इम्यूनिटी डजंट प्रोटेक्ट अगेंस्ट, हर्ड इम्यूनिटी जो है किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं करती है? हर्ड इम्यूनिटी मीजल्स के अगेंस्ट नहीं करती है, मतलब करती है मीजल्स में, टिटनेस करती है, बट पोलियो में ऐसा नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? सॉरी, ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पोलियो में इस वजह से वो नहीं कर पाती है, क्योंकि इसका जो रूट है वो फिर क्या है? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू है, जिससे वो किसको अफेक्ट कर देता है? न्यूरॉन को अफेक्ट करता है। इंसिडेंस रेफर्स टू, ये क्वेश्चन रिपीट है क्या हमारा? हाँ, रिपीट है तो आगे चलें। विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉसेस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को कौन क्रॉस कर जाता है? ए बोलने वाले कौन है? कृपया हाथ खड़ा करें। हाँ, जीजी, IgG है, ठीक है जीजी, ठीक है। प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करता है? IgG। बाकी ये सब बताने की जरूरत नहीं है कि ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होता है IgE एलर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, ये इम्यूनिटी वो इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सारी चीजें बताने की जरूरत तो नहीं है। चलिए
विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद जो है कौन सी हमको जो है डेवलप हुई है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हुई है, आर्टिफिशियल एक्टिव डेवलप हुई है, या फिर आर्टिफिशियल पैसिव डेवलप हुई है, या फिर नेचुरल पैसिव डेवलप हुई है? अभी बताया था आपको नेचुरल एक्टिव नहीं हो सकती, आर्टिफिशियल एक्टिव भी नहीं हो सकती, आर्टिफिशियल पैसिव होगी। आर्टिफिशियल पैसिव जो लास्ट में था, जैसे जिसका मैंने एग्जांपल टिटनेस बताया था, वही क्या होगा आपका कोविड-19 होगा। क्लियर है? विच इज द मोस्ट सेंसिटिव वैक्सीन टू हीट? मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है भाई? बताया था आपको। करेक्ट आंसर क्या होगा? बाकी आंसर क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। मोस्ट हीट सेंसिटिव और रेसिस्टेंस दोनों की लिस्ट बना करके आपको बता दिया है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है? आगे चलें क्या? कोल्ड चेन इक्विपमेंट यूज्ड एट पीएससी सीएचसी लेवल इज। तो पीएससी सीएचसी लेवल पर कोल्ड चेन जो इक्विपमेंट है कौन सा काम में लेते हैं भाई? वर्किंग कूलर काम में लेते हैं क्या? नहीं। कोल्ड बॉक्स, अरे कोल्ड बॉक्स कैसे काम में लेंगे? उसमें तो हम बहुत कम वैक्सीन ले जाएंगे, वैक्सीन में नहीं। तो आइसलैंड रेफ्रिजरेटर काम में लेते हैं, डीप फ्रीजर काम में लेते हैं। कहां पर लेते हैं भाई? हम पीएचसी और सीएचसी पर काम में लेते हैं। वैक्सीन वाइल मॉनिटर इज यूज टू चेक। किस लिए करते हैं हम? किसको चेक करने के लिए काम में लेते हैं? वैक्सीन वाइल मॉनिटर को। मैंने बताया था आपको क्लास में वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग कैसे चेक करते हैं। वेरी गुड, सही बताया आपने आंसर। फ्रीजिंग के लिए नहीं करते, कंटामिनेशन के लिए नहीं करते, पोटेंशियल डायलूट्स के लिए नहीं करते। अच्छे से पढ़ना भाई। हीट एक्सपोजर ऑफ वैक्सीन कि कहीं हीट के संपर्क में ज्यादा तो नहीं आ गई है। मैंने आपको 4 कॉलम ऐसे करके बताए होंगे, याद हो तो किसी को। मैंने कहा था WB है तो दे सकते हैं, वेस्ट बंगाल में है तो दे सकते हैं, और बांग्लादेश है तो नहीं देंगे। बताया था ना कि अगर वाइट है, बाहर से कैसा है? वाइट है तो देंगे भाई, अंदर से कैसा है? ब्लू है तो भी दे देंगे। पार्शियल ब्लू है, बाहर से वाइट है तो भी दे देंगे। बट अगर दोनों तरफ से ब्लू हो गया, ये भी ब्लू हो गया और ये भी ब्लू हो गया, तो इसको नहीं देंगे। सिमिलरली ये भी पूरा ब्लू हो गया और ये भी पूरा ब्लू हो गया, तो बिल्कुल नहीं देंगे। आ गई बात समझ में? यानी कि आपको वैक्सीन की अगर पोटेंसी चेक करनी है तो उसके लिए आपको वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग को देखना ही पड़ेगा। वेरी गुड। ड्यूरिंग पावर फेलियर, यानी कि पावर फेलियर का मतलब जानते हो कि कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, ट्रांसफार्मर फूक गया, लाइट नहीं आ रही, तो ILR कैन मेंटेन टेम्परेचर। अब आइसलैंड रेफ्रिजरेटर को, उस जो वैक्सीन रखी हुई है हमारे पास, उसको हमको मेंटेन भी रखना है, तो कितने घंटे के लिए हम उसको मेंटेन रख सकते हैं? 12 आवर्स के लिए रख सकते हैं क्या? वेरी गुड, बहुत गलत दिया आपने आंसर। मतलब अगर मान लीजिए किसी एरिया में, बता रहा हूं, अब तो आंसर सही आ जाएगा। अब सुनो, आपको अच्छे से मालूम है हमारी कंट्री में बहुत सी जगह ऐसे हैं जो कि बाढ़ से ग्रसित है, जहां पर बहुत तेज पानी हो जाता है, वर्षा हो गई, बहुत तेज पानी हो गया, अब वहां पर ट्रांसफार्मर जो है फूक गए, और अगर ट्रांसफार्मर फूक गया है तो हमें लाइटें नहीं मिलती, हमको कभी कभी 12 घंटे 24 घंटे लाइटें नहीं मिलती, तो क्या ये 12 घंटे में वैक्सीन खराब हो जाएगी क्या? नहीं, इसका बैकअप रखना पड़ता है 24 to 48 आवर्स, और इसमें भी मेनली 48 आवर्स तक ज्यादा से ज्यादा इसको रखना पड़ता है कि अगर लाइट नहीं आती तो ये खराब ना हो वैक्सीन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 to 48 आवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या भाई? देखिए, द ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइलेरिसिस, फाइलेरिसिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है?
एंटेबेस्टिलिटी का होगा क्या? नहीं होगा। एनाफिलिस मॉस्किटो तो मलेरिया के लिए होगा, ये सब नहीं होगा। टीनिया सेलेनेटा भी नहीं होगा, तो क्या होगा? वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई। आपने सुना होगा, बचपन में भी पढ़ा होगा कि फाइलेरिया यानी कि हील पाव या हाथी पाव, यानी कि व्यक्ति के पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? फाइलेरिसिस की कंडीशन होती है, हाथी का पाव। वेरी गुड। एंडोस्कोप इज स्टेरिलाइज्ड बाय, एंडोस्कोप को किसके थ्रू स्टेरिलाइज करते हैं? ओटी में देखा है कि एंडोस्कोप किस लिए करते हैं? ऑटोक्लेव। बिल्कुल, योर आंसर इज रॉन्ग। यूवी रेज, आपका आंसर भी गलत है। बहुत बढ़िया। फिरोल, ओहो, ये भी आंसर आपका गलत है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसका आंसर सही रह गया हो मेरे अलावा। 2% ग्लूटाल्डिहाइड से एंडोस्कोप को क्या किया जाता है? स्टेराइल किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एंडोस्कोप क्या है भाई? कुछ भी विजुअलाइजेशन किया जाता है, विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। देखो भाई, इंटरनल ऑर्गन्स को विजुअलाइजेशन करना किसके थ्रू? किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? एंडोस्कोप। क्लियर है क्या? आगे चलें। केएफडी इज ऑल्सो पॉपुलर नॉन एज, केएफडी की फुल फॉर्म क्या है भाई? काया सुनार फॉरेस्ट डिजीज। सारी कमिटीज और नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। काया सुनार फॉरेस्ट डिजीज, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको मंकी फीवर के नाम से भी जानते हैं भाई। हाँ, और दूसरा, ये किसकी वजह से होता है? टिक की वजह से होता है। तो दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। मंकी फीवर आपका करेक्ट आंसर हो गया, और बाकी ये सब क्या हो गया? आपके रॉन्ग आंसर हो चुके हैं। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी इज अप्रोक्सीमेटली, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है लेप्रोसी का? कोई बता सकता है क्या? 2 to 5 डेज होता है क्या? 2 to 5 मंथ होता है क्या? 2 to 5 वीक्स होता है क्या? 2 to 5 ईयर्स होता है क्या? 2 to 5 वीक नहीं होता, 2 to 5 मंथ्स भी नहीं होता, 2 to 5 डेज भी नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 to 5 ईयर्स। जनरली इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है, किसका? लेप्रोसी का। बात चल रही है भाई लेप्रोसी की, और किसकी बात चल रही है? इंक्यूबेशन पीरियड की। तो ये जनरली होता है 6 मंथ टू 20 ईयर्स तक। देखना भाई ध्यान से, 6 महीने से लेकर के 20 साल तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर भी एवरेज हमने कितना माना है इसका? 2 to 5 ईयर हमने इसका एवरेज माना है। नहीं, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है पहले वो समझो। इंक्यूबेशन पीरियड मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? इंक्यूबेशन पीरियड किसी को याद है क्या? कोई भी एजेंट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में क्या करता है? एंटर करता है। क्या करता है भाई? बॉडी में एंटर करता है। और एंटर करने के जिस दिन फर्स्ट ये साइन एंड सिम्टम शो करता है, फर्स्ट साइन जिस दिन वो शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। अब यहां से लेकर के जिस दिन ये एंटर हुआ और जिस दिन ये शो करेगा, इस पीरियड को नाम दिया हमने इंक्यूबेशन पीरियड। मान लीजिए अगस्त चल रहा है अभी, तो 1 अगस्त को कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है और 7 अगस्त को उसको फीवर आता है। कितने अगस्त को आता है भाई फीवर? तो 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक का जो ये पीरियड है, यही पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। चलें,
मोस्ट सेंसिटिव एंड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टीबी रिकमेंडेड बाय WHO इन इंडिया। कौन सा है भाई मोस्ट सेंसिटिव और रैपिड डायग्नोस्टिक भी है? वेरी गुड, आपको आंसर बताया गया था। टेस्ट फॉर टीबी रिकमेंडेड बाय WHO इन इंडिया। WHO ने रिकमेंड किया है इंडिया में, किसके लिए किया है? टीबी के लिए, कि टीबी के जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी फाइंड आउट हो। तो गवर्नमेंट ने क्या है, दोनों सेक्टर्स में, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में, इसकी जो जांच है वो पूरी तरीके से फ्री कर दी है। सीबी नेट की जांच पूरी तरीके से क्या है, फ्री है। ठीक है, कॉलीफॉर्म बेस्ट न्यूक्लिक एसिडिक एसिडी टेस्ट करते हैं। ड्रग यूज इन द फर्स्ट लाइन एंटी टीबी थेरेपी इंक्लूड आइसोनियाजिड, रिफार्मसिन। ध्यान से देखना भाई, एक्सेप्ट लग रहा है पहली बात, और फर्स्ट लाइन एंटी टीबी थेरेपी की बात चल रही है। दोनों चीजें ध्यान से समझ लेना। सिप्रोफ्लॉक्सासिन सही है क्या? पक्का? वेरी गुड, सही है आप सभी का आंसर, क्योंकि आपको वो फॉर्मूला तो याद होगा ही। इंडियन रेलवे पुलिस एंड सर्विसेज, आई फॉर आइसोनाइजिड, ये हो गया आपका इंडियन, ये हो गया आपका रेलवे। रेलवे पुलिस बहुत अच्छा काम करती है ना। एंड सर्विसेज, आई फॉर आइसोनियाजिड, आर फॉर रिफार्मसिन, रेड कलर ऑरेंज, जिसको रेडमैन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, रिफार्मसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टो, और बाकी डिटेल में आपको MCQ बैच में मिल जाएगा। और भी ऑफलाइन में आपको पढ़ाई दिया है। देखिए भाई, निक्षय दिवस, कौन सा दिवस? निक्षय, निक्षय दिवस इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट ऑफ एवरी मंथ। हर महीने की कौन सी तारीख को निक्षय दिवस जो है मनाया जाता है? 15 तारीख को मनाया जाता है क्या? वेरी गुड। और अगर 15 तारीख को छुट्टी हुई, मान लो होली हो गई, कोई गवर्नमेंट हॉलीडे हो गया, तो कब मनाई जाएगी? 16 को। 16 को मान लो संडे आ गया, तो क्या करोगे? 17 को। लेकिन मनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि टीबी को फ्री करने का टारगेट ले हुआ है। और टारगेट कब तक का है टीबी को फ्री करने का? 2025 क्या है इसका टारगेट है भाई, टीबी फ्री। ठीक है, आगे चलें। डेंगू वायरस बिलोंग्स टू विच फैमिली? डेंगू वायरस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है भाई? पुअर फैमिली से, रिच फैमिली से? वो फैमिली तो नहीं सोच रहे हो ना। रैप्टो वायरस, टोगा नहीं, कौन सी वायरस फैमिली से करता है भाई? फ्लेवी वायरस। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, इसका आंसर दे दो अच्छे से, फिर आपके क्वेश्चंस के बाद हम नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे। एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो टिपिकली बाइट्स ड्यूरिंग। डेंगू का जो मच्छर है वो कब काटता है? नाइट में काटता है क्या भाई? दिन में काटता है। तो हाँ, दिन में सुन लो, दिन में सुनो। तो नाइट का तो गलत हो गया, मिडनाइट भी गलत हो गया, एनी टाइम ऑफ द डे। इतनी तो हमने उसको छूट नहीं दे रखी कि दिन में जब चाहे आके हमको काट ले। एक तो जब हम दिन में भाई, एक तो जब दिन में खाना खा पी के सो जाते हैं, यानी कि लेट आफ्टरनून में, हमको पता नहीं चलता, चुपके से आके जो है काट लेता है। दूसरा अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम जगते ही नहीं है,
हम सोते हैं बढ़िया आराम से, सोना तो जरूरी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बी होगा। डी जो है, किसको, किसके बारे में? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन के बाद हमारा एमसी जो आज की 50 क्वेश्चंस का सेशन है खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। एंड क्लास कर देते हैं अभी। कैसा लगा आज का सेशन? हाँ, इसको स्टॉप करना, देखिए